बच्चों देखिए, बोर पॉस्टुलेट्स के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो बोर पॉस्टुलेट्स का एडवांटेज क्या है। देखें, जो एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, रदरफोर्ड क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते समय कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करता है, ऐसा रदरफोर्ड बोला। तो अगर उसकी बात सही रहती तो इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में घुस जाना था। हर इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में घुस गया तो ऑर्बिट खत्म हो जाएगा, ऑर्बिट खत्म हो जाएगा तो एटम खत्म हो जाएगा। क्यों? मैं आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर घूमता है उसको ऑर्बिट बोला जाता है। ऑर्बिट कोई पाथ नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जैसे मान लीजिए एक चक्री है, ठीक है, चक्री समझ रहे ना, जो अपना ऐसा ऐसा उत्सव मेला में आता है, ऐसा दबाते हैं तो गोल गोल घूमता है। तो वैसे उसमें एलईडी लाइट लगी है, मैं आपको पहले बताया था। तो ये 3 एलईडी लाइट है, ठीक है, 3 लाइट्स हैं। और अगर ये चक्री को मैं ऐसा पकड़ लेता हूँ तो ये लाइट मेरे को यहीं पर दिखती है। पर यही चक्री जब गोल गोल घूमती है तो चक्री जहां पर घूमती है तो एलईडी लाइट भी साथ में घूमती है, तो उसके कारण 3 आपको ऑर्बिट दिखाई देता है कि नहीं, 3 ऐसा सर्कल दिखेगा कि नहीं, ये उसका ऑर्बिट है। अगर ये एलईडी लाइट नहीं रहती तो क्या सर्कल दिखता? नहीं। मतलब जैसे ये लाइट खराब हो गई है तो आपको ये सर्कल दिखना बंद हो जाएगा। अगर ये लाइट खराब हो गई ये सर्कल दिखना बंद हो जाएगा। ये लाइट खराब हो गई कोई सर्कल नहीं दिखेगा। कहने का मतलब ये कि जैसे यहाँ पर एलईडी लाइट जल रही थी तो आपको ऑर्बिट बना हुआ दिखा था, वैसे ही एलईडी लाइट गायब हुई तो ऑर्बिट खत्म हो गया। वैसे ही इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जहां घूमता है उस जगह को ऑर्बिट बोलते हैं। पर अगर इलेक्ट्रॉन सब न्यूक्लियस में घुस जाएगा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तो ऑर्बिट नहीं रहेगा, ऑर्बिट नहीं रहेगा तो एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो रदरफोर्ड का जो पोस्टुलेट था उसमें यह बोल दिया गया कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करता है, इसलिए एटम के एग्जिस्टेंस को नहीं समझा पाए। पर ये क्या बोल दिया? बोर नहीं करता बोल दिया। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज नहीं करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस से एक निश्चित दूरी में घूमेगा, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं। तो उसके इस थ्योरी को यूज करके बोर पोस्टुलेट्स में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो ना तो एनर्जी लूज करेगा ना ही एनर्जी गेन करेगा, और उसकी इसी थ्योरी के नाम से एटम के एग्जिस्टेंस को समझाया जा सका। दूसरी बात ये, जब हम फॉर्मूला डेराइव किए थे, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको ये फॉर्मूलास देखना बस है, क्योंकि ये सब आपको बैकअप में मिलेगा, कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आता है, ठीक, तो उसमें एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, कितने वेवलेंथ वाली लाइट निकलेगी, कितनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट निकलेगी, ये सब फार्मूले का डेरिवेशन एक ही बात पर डिपेंड करता है। क्या? ये सब के डेरिवेशन के समय जब हम फार्मूला डेराइव कर रहे थे तो हम ये एज्यूम किए थे कि एटम क्वांटा के फॉर्म में लेना देना करता है। पर ये बात बताया कौन था? बोर। बोर ही ये बताया था कि एटम क्वांटा के फॉर्म में एनर्जी का लेना देना करता है। तो यदि एक ऑर्बिट है जिसका E1 बोल रहे हैं, दूसरा ऑर्बिट को E2 बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसकी एनर्जी को E1 बोल रहे हैं, इसकी एनर्जी को E2 बोल रहे हैं, तो लोअर एनर्जी वाले से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन आया या हायर टू लोअर में आया तो कितनी एनर्जी, जैसे मान लीजिए इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 है, इसकी एनर्जी 50 है, तो यहां से आने के लिए कितना जूल लगेगा? 40 जूल एनर्जी चाहिए। यहीं से इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ वापस आएगा तो कितनी लूज करेगा? 40 जूल लूज करेगा। तो ये कितना गेन किया, कितना लूज किया, ये सब बातें जो है वो बोर के पोस्टुलेट्स को फॉलो करके ही हम लोग, क्योंकि ये जो हम लोग फार्मूला निकालते हैं डेल्टा ई लैम्डा, ये सब फार्मूला के डेरिवेशन में ये माना गया था कि एटम क्वांटा के फॉर्म में लेना देना करता है। और ये बात बताया कौन था? बोर। मतलब ये हो गया, दो ऑर्बिट के बीच एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो उसके में बोर मदद करता है। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो कितने वेवलेंथ वाली लाइट निकलेगी, कितनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट निकलेगी और कितने वेव नंबर वाली लाइट निकलेगी, ये सब चीज हम लोग बोर पोस्टुलेट्स की मदद से ही कैलकुलेट करते हैं। दूसरी चीज, और मैं कुछ फॉर्मूले आपको डिराइव करके बताऊंगा, अभी डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख रहा हूं, 2 पाई स्क्वायर m टू द पावर 4 n स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, यहां m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg होती है। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, और H क्या है?
प्लांक्स कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है वो 6 पॉइंट, ये मैं पहले बता चुका हूँ पर वैल्यूज इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो न्यू स्टूडेंट उनको कुछ बातें समझ में आ जाए। तो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये प्लांक्स कांस्टेंट वैल्यू में लिख दिया, और ये z एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला डिराइव किए हैं ना, इस फॉर्मूला का क्या यूज है, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी कौन बनाया था, बोर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एडवांटेजेस ऑफ बोर पॉस्टुलेट्स। ठीक है, बोर पॉस्टुलेट्स, पॉस्टुलेट्स की जगह नहीं है, श्री गणेशाय नमः लिखा है, उसको मिटा के लिखूंगा नहीं, है ना। अब देखिए, तो मैं ये चीज बता रहा था कि इसकी मदद से ये जो किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आप देखिए ये सब चीज कांस्टेंट है, इतनी चीजें, ये सब चीजें कांस्टेंट है, ये सब, इन सब की वैल्यू लिखने से क्या आता है, सॉल्व करने से 2.18 इंटू 10⁻18 आता है n² इंटू z², ये जूल में आता है, जूल में। ठीक है, अगर इसी को दूसरे यूनिट में लिखेंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया। तो किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ये जो फॉर्मूला है, ये बोर नहीं डिराइव कराया है, मतलब बोर के पोस्टुलेट्स की मदद से हम इस चीज को डिराइव करें। कैसे ये फॉर्मूला है, ये भी मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा। दूसरी बात होती है, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है। ये भी क्या है, बोर के फॉर्मूले से डिराइव हुआ है, n²/z। तो ये किसी ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला, किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला जो है बोर के पोस्टुलेट से ही निकलता है। दूसरी बात, एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना, मतलब ये समझ नहीं पाते थे कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन से एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाता है तो क्यों वो एनर्जी गेन करता है, क्यों वो एनर्जी लूज करता है। उसको कौन बताया, बोर बताया। कैसे बताया, बोर ये बोल दिया कि भाई ये एटम है, इसकी एनर्जी फिक्स है और इसकी एनर्जी फिक्स है। अब जब तक एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लेना देना नहीं करेगा, पर लगाया जाएगा तो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाएगा और दे के इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, और किसके फॉर्म में लेना देना करेगा, क्वांटा। उसके इसी पॉइंट से हम लोग को क्या हुआ, एटम के स्पेक्ट्रम को समझने में मदद मिली, और ये जो फॉर्मूला अपन डिराइव किए उसमें इसके क्वांटा के लॉजिक को लगा पाए। क्वांटा के लॉजिक को लगाए तभी हम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज को कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बोर पोस्टुलेट्स का एडवांटेज है। क्या क्या एडवांटेजेस है, मैं फिर से बोलता हूं। रदरफोर्ड मॉडल का जो ड्रॉबैक था, उसका जो स्टेटमेंट था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करता है, उसके इसी स्टेटमेंट के कारण एटम के एग्जिस्टेंस को रदरफोर्ड समझा नहीं पाया था। पर बोर क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज नहीं करता। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वो एक्सटर्नल फील्ड के एब्सेंस में एनर्जी का लेना देना नहीं करेगा। किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड होती है, जिसको आप बोल सकते हैं क्वांटाइज्ड होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एक निश्चित दूरी पर सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा कॉन्स्टेंटली। तो जब इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली मूव करता रहेगा, मतलब रिवॉल्व करता रहेगा, तो ऑर्बिट बना रहेगा, मतलब एटम एग्जिस्ट करेगा, बोर के हिसाब से करता भी है। दूसरी बात ये, बोर ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्वांटा के फॉर्म में एनर्जी का लेना देना करता है, जब तक एक्सटर्नल फील्ड नहीं आएगा तब तक वो एनर्जी का लेना देना नहीं करेगा। दूसरी बात, ये नहीं समझ पाए थे कि क्यों एटम लाइट एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, कि भाई अगर किसी एटम में लाइट डालते हैं तो वो लाइट को एब्जॉर्ब क्यों करता है, फिर थोड़े बाद वो लाइट को एमिट क्यों करता है। ये सब चीजों को बोर ये बताया कि यदि एक्सटर्नल फील्ड ना लगाया जाए तो अपने आप एटम एनर्जी का लेना देना नहीं करता, पर अगर एक्सटर्नल फील्ड लगाया जाता है तो एटम के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पहुंच जाते हैं, एनर्जी लेके, मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करके, तो उससे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा। और वही इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर में आते हैं तो लाइट एमिट करते हैं, तो इमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। तो इसको बोर समझा पाया, और वो ये बोल दिया कि लाइट जो एमिट या एब्जॉर्ब होगा वो क्वांटा के फॉर्म में एमिट या एब्जॉर्ब होगा। तो उसके इस लॉजिक को फार्मूला डिराइव करने में यूज कर लिए। ठीक, कि भाई एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में जाएगा तो कितनी वेवलेंथ वाली लाइट निकलेगी, कितनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट निकलेगी,
कितना वेव नंबर वाला लाइट निकलेगा और दो ऑर्बिट के बीच में कितना डिफरेंस होगा, ये सब कैलकुलेट करने के लिए इसी फॉर्मूले को यूज किए थे। ठीक, तो क्या क्या लॉजिक यूज हो गया इसका कि रदर ये स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में क्या क्या पॉइंट यूज हुआ। पहली बात ये कि एटम एनर्जी का लेना देना क्वांटम, पहली बात ये एटम एक्सटर्नल फील्ड के एब्सेंस में एनर्जी का लेना देना नहीं करेगा, एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में जब एनर्जी का लेना देना करेगा तो क्वांटम फॉर्म में करेगा, और एनर्जी लेगा तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा और देगा तो हायर टू लोअर में वापस आएगा। इतनी बात क्लियर है। और किसके फॉर्म में लेना देना करेगा, क्वांटम के फॉर्म में, तो उससे फॉर्मूला डेराइव करने में मदद है। फिर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो भी बोर दिया है। किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए, ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला और स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन, ये बोर पोस्टुलेट्स का एडवांटेजेस है। ठीक है, बोर पोस्टुलेट का ड्रॉबैक क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन उसको भी समझने के लिए पहले आगे की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, एक वो है, जैसा अभी क्या किया मैं, बोर पोस्टुलेट समझाना है, उसको समझाने के लिए पहले आपको क्वांटम नंबर पढ़ाया। वैसे बोर पोस्टुलेट्स में ड्रॉबैक हैं, वो दो थ्योरी से रिलेटेड उसके ड्रॉबैक हैं। जो उन थ्योरी में जो बात बोली गई उसके अपोजिट ये बोलता है, वो क्या है, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, डी ब्रॉगली इक्वेशन और एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये दोनों चीज अपन पढ़ेंगे, फिर हम लोग बोर पोस्टुलेट्स का ड्रॉबैक समझने आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल की क्लास तो कॉम्पिटिटिव लेवल की क्लास रहेगी, जिसमें इसी चैप्टर के और आगे कई चीजें पढ़ेंगे जो आपके स्कूल लेवल के काम की नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं।